लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? ओके ओके, हाँ। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने प्रोटीन के बारे में हल्का सा एक आइडिया दिया था। तो प्रोटीन के बारे में जब हम सीख रहे थे तो हमने उसमें बताया था आप लोगों की प्रोटीन में अमाइनो एसिड आते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये सारा डिसाइड करने का काम एमआरएनए के पास है। एमआरएनए के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन एक कोड लैंग्वेज में लिखी होती है, उन्हें हम कहते हैं कोडॉन। उनमें से कुछ कोडॉन आपको याद भी थे, जैसे एयूजी मिथियोनिन के लिए होता है, जीजीजी ग्लाइसिन के लिए, यूयूयू फिनाइलएलेनिन, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे काफी सारे कोडॉन्स होते हैं। अब बच्चों इन कोडॉन का काम होता है अमीनो एसिड को कोड करना, लेकिन कौन सा अमीनो एसिड आएगा उसको लाने वाला टीआरएनए। टीआरएनए की खासियत ये होती है कि उसके पास कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन्स किसके पास है? टीआरएनए। अब बच्चों जब हम अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बनाने वाला आरआरएनए। तो आरएनए यहाँ एंजाइम का काम भी करता है। फिर हमने ये भी सीखा था कि एमआरएनए जब जुड़ता है राइबोसोम की स्मॉलर, और टीआरएनए जब जुड़ता है तो राइबोसोम की लार्जर सबयूनिट में। इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे, नहीं अभी आ रहा है ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में ले लेते हैं। आरआरएनए, आरआरएनए की अगर हम बात करें तो आरआरएनए ये सेल का सबसे एबंडेंट आरएनए है। इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 80% बच्चों आरआरएनए ही मिलता है। अच्छा, आरआरएनए 80% है तो मैं ये भी कह सकता हूं सेल में सबसे ज्यादा ही होगा। अरे 100 में से 80 यही है, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज मैक्सिमम है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये सेल का मोस्ट अबंडेंट आरएनए है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई आरएनए मिलता है तो वो आरआरएनए ही मिलता है। अब बच्चों यहां से जब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल में सबसे अबंडेंट आरआरएनए, वेरी गुड। प्लांट सेल में, एनिमल में, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें सबके लिए कॉमन बातें हैं। मतलब सबके लिए हम कहें आरआरएनए ही मोस्ट अबंडेंट है। नीट में जब पूछा था तो उसमें ऐसे लिख लिया था एनिमल सेल में अबंडेंट कौन है, तो आरआरएनए है ना। एनिमल के वजह वहां दूसरा भी नाम देते, हम आंसर ये देते। आरआरएनए को कहा जाता है कि ये एक हाईली स्टेबल आरएनए है। तीनों आरएनए में अगर हम कंपेयर करें आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में, तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेसिकली आरआरएनए की ही होती है। तो इसलिए आरआरएनए को कहा जाता है हाईली स्टेबल। ये आरआरएनए बच्चों सेल में कभी फ्री नहीं मिलता। सेल में ये आरआरएनए हमेशा राइबोसोम के अंदर ही है। मतलब आपको कि सेल में हमें अलग से आरआरएनए मिल जाए कभी नहीं मिलेगा बेटे ना। जब भी मिलेगा किसके अंदर? तो राइबोसोम में या दूसरे प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे आरआरएनए दूसरे प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इस पे जो डिग्रेडिव एंजाइम उस पर काम ही नहीं कर पाते। इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो तीनों आरएनए में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक बार बन गया लंबे टाइम तक रहता है, खराब नहीं होता। आरआरएनए की एक और खास बात होती है कि इसका फॉर्मेशन, अगर मैं आपको समझाऊं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट मतलब अपनी सेल के अंदर, तो हमारी सेल के अंदर इसका फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ आरआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। जैसे बच्चों आपको सिखाने के लिए मैंने ये एक यूकैरियोटिक सेल बनाई है। ये यूकैरियोटिक सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये बच्चों यहां पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर इस फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप देखोगे तो ऐसी एक बड़ी सी
स्पेरिकल शेप की मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये बच्चों न्यूक्लियोलस होती है। अब यहाँ पर आपको सिखाने के लिए मैंने ये डीएनए को बना दिया, ऐसे यहाँ डीएनए बना लिया, यहाँ पर ये डीएनए है। डीएनए से जब आरएनए बनता है, कोई भी आरएनए हो सेल के अंदर, ज्यादातर आरएनए सेल के अंदर डीएनए से ही बने हैं। तो यहाँ पर डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस आरएनए की खास बात ये होती है कि इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो डीएनए जा रहा है, इससे जो यहाँ आरएनए बनने वाले हैं, ये अलग अलग टाइप के बनते हैं। इनमें बच्चों एक आरएनए बनता है, जैसे सिखाने के लिए लिया मैंने 28S आरएनए। इसी तरह से अगला मैंने ले लिया 18S आरएनए। इसी तरह से ले लिया मैंने 5.8S आरएनए। कभी नाम सुने से? तो ये जो 28 है, 5.8 है, 28 है, ये सारे के सारे आरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस में सेल के मोस्ट ऑफ आरएनए बनी जाते हैं, लेकिन इसमें एक को छोड़ के। और एक स्पेशल आरएनए होता है जो इस न्यूक्लियोलस के ठीक बाहर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ एक स्पेशल आरएनए बनता है, ये आरएनए कहलाता है 5S आरएनए। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ज्यादातर आरएनए कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस, एक्सेप्ट 5S, एंड 5S सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होता है। जब बच्चों एम्स का पेपर होता था, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में आया था कि आरएनए कहां बनते हैं, तो आपको आना चाहिए मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एक्सेप्ट 5S। अच्छा, ये आरएनए बनते तो डीएनए से ना, कोई भी आरएनए हो हमेशा डीएनए से बनेगा। ये तो बात हमने सीखी यूकैरियोट की। अब मैं आपको समझा देता हूं प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे बताइए, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है या नहीं? प्रोकैरियोट में तो ऐसा न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियोलस भी? प्रोकैरियोट में ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियोलस, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। यहां तो बस एक ही कंपार्टमेंट है और इस एक कंपार्टमेंट में भरा होता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में सेल का ये डीएनए रखा हुआ है, वही डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, ये डीएनए यहाँ पर रखा हुआ है। और इसी डीएनए से यहाँ पर फाइनली बच्चों बन जाता है आरआरएनए। इस डीएनए से यहाँ ऐसे आरआरएनए बन जाता है। ये आरआरएनए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 23S होते हैं, 16S होते हैं, 5S। कोई भी आरआरएनए जो प्रोकैरियोट्स में बन रहा है वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। चाहे ये 16S की बात करूं, चाहे 23 की बात करूं, चाहे 5S की बात करूं, सारे आरआरएनए सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, या सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेंगे। क्लियर? तो कौन सा आरआरएनए कहां बनता है, क्या क्लियर हो गया सबको? अच्छा, कुछ नहीं कहे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट ऐसे वर्ड नहीं आए। हाँ, तो आप लोग को आंसर देना है आरआरएनए कहां बनता है, तो आपको न्यूक्लियोलस से बताना है। लेकिन स्पेशली वर्ड आ जाए प्रोकैरियोट में कहां बनते, तो साइटोप्लाज्म के अंदर यहां बनते हैं, क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर होती ही नहीं। कहां पर ये आरआरएनए बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन कहां कहां होता है। अब बच्चों मैं समझाने जा रहा हूं इनके स्पेशल फंक्शन। फंक्शन की बात करें कि आरआरएनए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। आरआरएनए के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है कि आरआरएनए फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। इसका सबसे पहला काम यही होता है कि ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। आरआरएनए यही है बेटे, जहां भी आरआरएनए आएगा ये याद रखना है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर तो बनाएगा ही। और राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए मैं इसको स्पेशल एक नाम भी दे देता हूं, स्ट्रक्चरल आरएनए। अगर आपसे कभी पूछे स्ट्रक्चरल आरएनए कौन है, तो आपको बस सिंपल आरआरएनए ही बताना है। अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल कह क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसको स्ट्रक्चरल? क्योंकि ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल आरएनए के नाम से लिखा जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताता हूँ। इसमें मैं बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि राइबोसोम आप पढ़ चुके होते हैं। राइबोसोम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। राइबोसोम के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट तो होता है आरआरएनए और सेकंड होता है प्रोटीन। अगर बच्चों कहीं से आरआरएनए को पकड़ के ले आओ, प्रोटीन को पकड़ के ले आओ, चिपका दो, किस किस को? आरआरएनए प्रोटीन, राइबोसोम तैयार। तो राइबोसोम बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आरआरएनए प्रोटीन को चिपका दो, राइबोसोम तैयार हो जाते हैं। अब बच्चों ये जो राइबोसोम यहाँ बनते हैं, ये राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। इनमें एक राइबोसोम होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। राइबोसोम 70 और 80 होते हैं। कौन सा राइबोसोम कहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे अच्छे से जानते भी होंगे। एक बार पूछता जरूर मैं आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, अरे प्लास्टिड में तो क्लोरोप्लास्ट एक ही बात हो गया। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में 70S। बैक्टीरिया किस सेल में?
यूकैरियोट में 80 भी होता है और 70 भी होता है, यूकैरियोट में दोनों होते हैं। अच्छा, यूकैरियोट में बताना, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ईआर की सरफेस पर 80s, लेकिन यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, प्लास्टिड में तो कहां 70 कहां 80, मेरे ख्याल सब जानते हैं अच्छे से। अच्छा, नहीं भी जानते तो आप 11th के वहां मॉड्यूल में देख लेना कि कौन कहां मिलता है, वैसे पता है, सबने जवाब अच्छा दिया। 70-80 की बात करें तो कोई भी 70 हो या 80 हो, हर राइबोसोम के अंदर दो सबयूनिट होती है। एक तो होती है बच्चों इसकी लार्जर और एक होती है स्मॉलर। ये बच्चों मैंने 70 की लार्जर सबयूनिट बनाई, मेरे ख्याल से आप लोग नाम बता भी सकते हो। 50, 50s, वेरी गुड। और छोटी वाली तो इसमें 50 और 30 होता है। 80s में भी 2 है, एक तो आता है 60s और दूसरा आता है 40s, तो 60 और 40 इस तरह से। तो यहाँ 50-30 है, यहाँ 60-40 है। अच्छा, इनके अंदर क्या आर आर एन ए मिलेंगे? 70s के अंदर जब आर आर एन ए देखोगे तो इसमें टोटल 3 है, और 80s में निकालोगे तो इसमें 4 है। इसके अंदर 3 आर आर एन ए होते हैं, उसके अंदर 4 आर आर एन ए होते हैं। अच्छा, इन आर आर एन ए में यहां पर जो आर आर एन ए होता है, समझाने के लिए मैंने ले लिया 5s आर आर एन ए। आर आर एन ए में सबसे पहला लिया, कौन सा लिया? 5s। उसके बाद यहां अगला ले लिया, वो है 23s, और नेक्स्ट ले लिया 16s। तो आप लोग को याद रखना है 70 में कितने टाइप है? तीनों याद भी रखना है, कौन कौन से? 5s, 23s, 16s। लार्जर में 2 है, स्मॉलर में 1 है। 80 में 3 होते, 80 की लार्जर में 3 है, स्मॉलर में 1। 5s, 28s, 5.8s और 18s। अच्छा, ये बच्चों यहां पर ऐसे टोटल 4 हो जाते, लार्जर में 3, स्मॉलर में 1, टोटल 4 हो जाते। अच्छा, दोनों के अब आर आर एन ए को आप लोग कंपेयर करके बताइएगा, कौन सा आर आर एन ए 70-80 में कॉमन है? हाँ, तो एक तो बच्चों सबको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा वाला कॉमन होता है, 5s। तो 5s तो दोनों के अंदर कॉमन ही होता है। अब इनको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहां पे बच्चों लास्ट में बताओ क्या लिखा हुआ है? 8। यहां अगर लास्ट में 8 आ गया मतलब समझ जाना 80s में। अरे बहुत आसान है, कौन सा दोनों में कॉमन है? 5s दोनों में कॉमन होता है, 8 आ गया तो 80s। अब मुझे बताओ 5.8s किस में है? कैसे पता किया? 8 आ गया। बताइए 28s, 23s, कैसे पता किया? 8 नहीं आया, हाँ बस सीधा सा काम है। तो कैसे याद रखोगे? 5 तो दोनों में कॉमन है, और 8 आ जाए तो 80s ना, सिंपली आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। यहां पे बच्चों राइबोसोम की दोनों यूनिट को आपस में चिपकाना है। हाँ, तो इसका नाम तो आप जानते होंगे, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन दोनों यूनिट को आपस में चिपकाने का काम करता है, तो मैग्नीशियम का काम यही है। राइबोसोम की लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट दोनों को आपस में चिपकाना, बाइंड अप करने का काम मैग्नीशियम आयन के थ्रू हो जाता है। तो मैग्नीशियम इनको ऐसे चिपकाने का काम करता है। अच्छा, ये बच्चों राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, क्या इनके स्ट्रक्चर में आर आर एन ए दिखाई दे रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। 70 में कितने? 3, 80 में 4। तो बिल्कुल इनके स्ट्रक्चर में आर आर एन ए मिलता है, और आर एन ए अलग से सिर्फ मिलता भी नहीं बेटे। ये जो आर आर एन ए बनते हैं ना, ये आगे जाके राइबोसोम बना लेते हैं, मतलब ये हमेशा राइबोसोम के अंदर ही मिलेंगे। अब यहां इनके अंदर मुझे बताओ प्रोटीन होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। अरे दो चीजों से बना है ना, आर आर एन ए तो मैंने बता दिए, अब अगला क्या बचा? प्रोटीन। तो इसके अंदर यहां पर ऐसे प्रोटीन, यहां ऐसे प्रोटीन, यहां प्रोटीन, यहां प्रोटीन, ऐसे काफी सारे इसमें प्रोटीन होते होंगे। यहां पर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते होंगे। अब बात आती है कितने प्रोटीन्स यहां होते होंगे। तो आपकी एनसीईआरटी एक डेटा देती है कि राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ये 80 डिफरेंट टाइप्स, 80 डिफरेंट टाइप्स के यहां प्रोटीन होते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 70 में कितना, 80 में कितना, बस उन्होंने कहा है राइबोसोम के अंदर 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो ये डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में लिखा है, 11th में लिखा है। तो 12th के एनसीईआरटी में लिखा है कि 80 डिफरेंट टाइप के यहां पर क्या देखे गए हैं? प्रोटीन्स देखे गए। अरे बात समझे, एक बार फिर पूछ लेता हूं, राइबोसोम किस किस से बना है? प्रोटीन। यहां प्रोटीन कितने हैं? तो 80 डिफरेंट टाइप के यहां पर क्या देखे जाते हैं? प्रोटीन्स देखे जाते हैं। समझ गए? राइबोसोम का, राइबोसोम को बनाना ये आरआरएनए का सबसे पहला फंक्शन तो है ही, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन है। अब चलते हैं इसके सेकंड फंक्शन की तरफ।
हमने बच्चों यहाँ पर आरआरएनए का पहला फंक्शन समझा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाना। सेकंड फंक्शन लेते हैं, सम आरआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। हाँ, आरएनए बच्चों किसकी तरह काम करता है? एंजाइम। और आरएनए अगर एंजाइम का काम करने लग जाए तो इसी के लिए वर्ड लिखा जाता है राइबोजाइम। अच्छा, ये राइबोजाइम एक तरह से मैं कह सकता हूं क्या न्यूक्लिक एसिड है? क्यों लिखा न्यूक्लिक एसिड? एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था गलत है। हाँ, क्योंकि राइबोजाइम कुछ नहीं, आरआरएनए होता है, और आरआरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए को भी कहते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को भी कहते हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसीलिए एक अच्छा वर्ड और भी लिखते हैं इनके लिए, कैटेलाइटिक। आरआरएनए को ही स्ट्रक्चरल भी कहा जाता है और आरआरएनए को ही कैटेलाइटिक भी कहा जाता है। तो कैटेलाइटिक आरएनए लिखा है तो आप आरआरएनए ही समझेंगे। अच्छा, अब इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन यहां पर कैटलिस्ट का काम करता होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8-10 स्टार लगा लेना। इनमें से बच्चों 70s की बात करें तो 70s के अंदर ये आप लोगों को अलग अलग आरआरएनए दिख रहे हैं। इनमें से एंजाइम की तरह काम करने वाला स्पेशली होता है 23S आरआरएनए। ये बच्चों बहुत अच्छे से याद करना, मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा एंजाइम का काम करता है? 23S आरआरएनए। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला एक्ट एज एन एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम करता है। और एंजाइम की तरह जब काम करेगा अल्टीमेटली क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड में 23 है, फिर एंजाइम 28S। ये 28S यहां बच्चों अल्टीमेटली फिर एंजाइम का काम करता है। कहने की मेरी इतनी सी बात है, जो भी इसमें सबसे लार्जर 5 है, 23 है, 16 है, कौन सबसे बड़ा? 23 है। इसमें सबसे बड़ा टीएस के केस में पूछा जाता, तो एटीएस में एंजाइम का काम करने वाला 28S आरआरएनए होता है। आपके एनसीईआरटी में ठीक है 70 वाला ही लिखा है, लेकिन कभी 80 में पूछा तो हम 28 बता सकते हैं। और ये बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था उन्होंने, ई कोलाई में कौन सा आरआरएनए एंजाइम का काम करेगा? उसमें 23 भी है, 28 भी है। क्यों दिया 23? प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S में आप ध्यान दीजिएगा 23 एंजाइम की तरह काम करता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताइएगा सही है गलत है। स्टेटमेंट आता है ऑल आरआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। क्या सभी एंजाइम का काम करते? ये भी आरआरएनए, ये भी आरआरएनए, ये भी आरएनए, लेकिन एंजाइम का काम तो केवल एक ने किया, इधर भी एक नहीं किया बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने आरआरएनए सब एंजाइम की तरह काम करते, सम, मैंने ये लिखा है सम आरआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम, कुछ ऐसा एंजाइम की तरह काम करते। अच्छा, इस डायग्राम में देख के ये भी बताओ, जिसने एंजाइम का काम किया वो स्मॉलर यूनिट में है या लार्जर? देखो इधर भी लार्जर, इधर भी। तो जो भी एंजाइम का काम करता है वो कौन सी यूनिट पे बैठा होता है? लार्जर सब यूनिट के अंदर बैठा होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आसान, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है। थर्ड फंक्शन, आरआरएनए बाइंड्स टीआरएनए टू लार्जर एंड mRNA टू स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। आरआरएनए टीआरएनए को तो लार्जर से और mRNA को स्मॉलर सबयूनिट से बाइंड करने का काम करता है। इसको बच्चों आप ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए राइबोसोम बना दिया। ये राइबोसोम की है लार्जर सबयूनिट और ये राइबोसोम की है स्मॉलर सबयूनिट। अच्छा, ये कौन सी है? ये कौन सी है? स्मॉलर। इसको लिख भी देता हूं, ये है लार्जर। अब बच्चों जब mRNA जुड़ते हैं तो mRNA हमेशा स्मॉलर में बाइंड होता है। mRNA डायग्राम में देख भी पा रहे हैं आप, mRNA कहां जुड़ा हुआ है? स्मॉलर। यहां डायग्राम बनाता हूं tRNA का, ये tRNA का डायग्राम एग्जैक्ट ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद हम इसी को सीखेंगे। ये tRNA होता है, और tRNA आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कहां जुड़ा है? लार्जर में। एक बार फिर बोलता हूं, mRNA tRNA
लार्जर। अब बच्चों जब ये mRNA से स्मॉलर में बाइंड हुआ होगा तो इसको बाइंड करने में rRNA ही मदद करता है, और ये rRNA कोई और नहीं, स्मॉलर में बताओ कौन सा है, तो यहाँ 16S और वहां पूछेंगे तो 18S। तो ये बच्चों यहां पर इसको ऐसे बाइंड करने में हेल्प करता है। कुछ समझे क्या कहा मैंने? बताओ mRNA क्या स्मॉलर में बाइंड है, किसकी मदद से? 16S मतलब rRNA की मदद से बाइंड है। इसी तरह से जब ये tRNA लार्जर में जुड़ता है तो इसको बाइंड करने में भी rRNA ही मदद करता है। मोस्ट ऑफ केस में हो सकता हो 5S हो, लेकिन एग्जैक्टली बुक में इसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक हमें लगता है 5S होना चाहिए, इसलिए मैं स्पेशल नाम नहीं दे रहा हूं। आप तो बस इतना ध्यान रखो, rRNA ही इस tRNA को लार्जर में जोड़ने का काम करता है। तो rRNA मुझे बताओ tRNA को कहां जोड़ रहा है? लार्जर में, और mRNA को स्मॉलर। अरे बात समझे ना? एक बार फिर सुन लेना, mRNA जुड़ता है हमेशा किसकी मदद से? rRNA। tRNA जुड़ता है किसकी मदद से? तो rRNA ये काम भी करते हैं। तो rRNA का एक फंक्शन ये भी रहता है mRNA और tRNA को बाइंड करना। अच्छा, जब ये tRNA यहां बाइंड हुआ तो rRNA जब tRNA से बाइंड कर रहा है तो एक किसी न किसी पार्ट से बाइंड कर रहा है। जो ये पार्ट जो लूप जैसा दिख रहा है इसका एग्जैक्ट नाम होता है टी साइज सी लूप। ये टी साइज सी लूप क्या होता है, इसका क्या फीचर है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद यही डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा भी, जब tRNA rRNA से जुड़ता है बताओ tRNA का कौन सा लूप काम करता है? टी साइज सी लूप। ये बच्चों बाइंडिंग में हेल्प करता है। कुछ समझे क्या बताया ना? तो इसका टी साइज सी लूप ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। टी साइज सी अभी आ रहा है थोड़ी देर में एग्जैक्टली क्या है। जितना कुछ यहां समझा है क्लियर हुए? मैंने आप लोगों को rRNA के 3 बेसिक फंक्शन बता दिए। पहला बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर बनाता है? किसकी? राइबोसोम की। क्या ये कैटलिस्ट का काम करता है? एंजाइम की तरह काम करता है बिल्कुल। और तीसरा काम, mRNA को तो स्मॉलर से जुड़वाता है और tRNA को लार्जर से जोड़ता है। ये काम भी rRNA परफॉर्म करते हैं। तो ये इनके 3 मेन रोल है, 3 मेन फंक्शन होते हैं। तो rRNA क्या क्या काम करता है वो मैंने आपसे बता दिया। कभी एग्जाम में बोर्ड में लिखने को भी आ जाए rRNA के फंक्शन बताओ, बता सकते हो ना बेटे कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं और ये काम भी करते हैं। जितना कुछ rRNA में पढ़ा है फटाफट पूछता हूं आपसे, टोटल RNA का कितना परसेंट? इसकी परसेंटेज सबसे, तो क्या ये मोस्ट एबंडेंट है? हाईली स्टेबल होता है। इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहां? न्यूक्लियोलस, एक को छोड़ के 5S न्यूक्लियो प्लाज्म में बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट का है तो सब कुछ साइटोप्लाज्म, वहां तो एक ही चीज है, सब साइटोप्लाज्म में एक ही चैम्बर है। और इसके 3 फंक्शन, पहला स्ट्रक्चर बनाना, एंजाइम की तरह काम करना, mRNA को स्मॉलर और tRNA को लार्जर में जोड़ना। यही rRNA के बारे में। तो कभी ऐसे बोर्ड में लिखना है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन rRNA, लिख सकते हो? हाँ, शॉर्ट नेम बड़ा सा नोट्स में लिख सकते हैं। tRNA, टी का मतलब यहां पर होता है बच्चों ट्रांसफर, टी फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए, टोटल आरएनए का ओनली 10 to 15%। देखा जाए तो परसेंटेज rRNA से तो काफी कम ही है। rRNA जहां 80% था, ये तो 10 to 15% ही है, मतलब परसेंटेज बहुत कम क्वांटिटी में देखी जाती है। tRNA की खास बात ये होती है कि बच्चों ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। इसकी अगर यूनिट निकाली जाए तो ये यूनिट 4S होती है। जितने भी आरएनए आप जानते हैं उनमें सबसे छोटा tRNA। tRNA बच्चों सबसे छोटा होता है। इसकी यूनिट भी आप देखिए मैंने बहुत छोटी लिखी है 4S। जब मैं आप लोगों को यहां समझा रहा था इसमें सबसे छोटा क्या था, ये तो उससे भी छोटा है। मतलब ये rRNA से भी बहुत छोटे होते हैं, 4S यूनिट के होते हैं। इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत कम है, लगभग बच्चों 80, 90, 100, 110 बस इतने ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ज्यादा बड़ी साइज के नहीं है। तो बताओ इनका मोलिकुलर वेट कम ही होता है। अरे है छोटे तो वेट भी कम होगा। तो tRNA का वेट सबसे कम होता है। तो तीनों आरएनए में वेट की बात करें तो यही सबसे कम रखते हैं।
टीआरएनए की एक खास बात ये होती है कि ये सेल के अंदर सोल्यूबल नेचर के होते हैं, इसीलिए इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। सेल के अंदर जब भी से आप देखोगे हमेशा बच्चों ये डिसॉल्व्ड या कोलाइडल फॉर्म के अंदर देखा जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में देखा जाता है, इसीलिए हम इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इसी टीआरएनए को एक स्पेशल नाम और दिया गया, एडाप्टर मॉलिक्यूल या एडाप्टर आरएनए। इसी से मिलता जुलता एक नाम और दिया जाता है, कैरियर। एडाप्टर या कैरियर बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ अमाइनो एसिड को कैरी करके रखता है। पहले तो आप लोग बच्चों मुझे इतना बताओ, टीआरएनए काम क्या करता है, फंक्शन क्या है? टी का मतलब ट्रांसफर, क्या ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा? ये बच्चों अमाइनो एसिड को ट्रांसफर तो तब करेगा जब पहले इसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा तो हो। तो मान लीजिए ये टीआरएनए है, तो इस टीआरएनए के साथ यहां अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। तो बताइए टीआरएनए क्या अमाइनो एसिड को अपने साथ कैरी करके रखता है? इसलिए इसको कैरियर या एडाप्टर कहते हैं। इसने अमीनो एसिड को अपने साथ एडाप्ट किया हुआ है। एडाप्टर कहने के पीछे और अच्छा रीजन अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। ये बच्चों एयूजी ये एक कोडॉन है जो कि एमआरएनए पर होता है। अच्छा, एयूजी किसको कोड करता है? सभी बच्चे इतना तो जान चुके होंगे, एयूजी स्टैंड फॉर मिथियोनिन। तो क्या यहां जो अमाइनो एसिड आएगा मिथियोनिन आएगा? अच्छा, इस कोडोन और मिथियोनिन, इन कोडोन और मिथियोनिन के बीच में जो कनेक्टर है क्या वो टीआरएनए? जो ये कनेक्टर होते हैं ना, इन्हीं कनेक्टर को कहा जाता है एडाप्टर। जो कनेक्टर का काम करे उसी को क्या कहते हैं? एडाप्टर। जैसे आप ऐसे सिंपली समझो, मोबाइल है ना, समझ गए होंगे मेरी बात को आप ना। हाँ, तो मोबाइल है और चार्जिंग का जो सॉकेट होता है, दोनों के बीच में कनेक्टर जो है एडाप्टर ही होता है। अरे बात समझे ना? तो जो चार्जिंग पिन है, जो एडाप्टर लगा होता है, वो एडाप्टर दो चीजों को जोड़ रहा है। तो दो को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? एडाप्टर। अमाइनो एसिड और कोडोन को जोड़ने वाला कौन है? नाम बोलो इसका, टीआरएनए। तो टीआरएनए किसकी तरह वर्क कर रहा है? इसीलिए इसको एडाप्टर आरएनए कहा जाता है। तो हाँ, ये बच्चों एक तरह का एडाप्टर की तरह वर्क करता है। इसे ही एक नाम और दिया जाता है कैरियर आरएनए, जो कि अपने साथ अमीनो एसिड को कैरी करके रखता है। टीआरएनए की अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकती है। या तो इसकी स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन हो सकती है यानी 2D, और या फिर हो सकती है 3D। इनकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, 2D या 3D। अगर बच्चों आप इसकी 2D स्ट्रक्चर देखोगे तो इसको समझाने वाले साइंटिस्ट थे हॉली। हॉली साइंटिस्ट ने बच्चों इसको 2D स्ट्रक्चर समझाई थी। तो ये स्ट्रक्चर समझाने वाले कौन थे? हॉली। तो 3D समझाने वाले दिवाली होंगे? हाँ, नहीं, दिवाली नहीं थे। इसमें जो साइंटिस्ट आए थे वो थे किम। तो किम साइंटिस्ट ने इनकी 3D स्ट्रक्चर समझाई थी। हॉली ने जब इनके 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो ये लगता है क्लोवर लीफ लाइक। 2 डायमेंशन में ये बच्चों क्लोवर जैसा होता है। क्लोवर मतलब लॉन्ग। तो लॉन्ग प्लांट की जो लीफ है, लॉन्ग प्लांट की लीफ, उसके जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ कहा जाता है। अच्छा, क्लोवर लीफ तो तब दिखेगा जब हम इसे 2D में देखेंगे, लेकिन जब आप इसको 3D में देखोगे तो ये बच्चों दिखाई देता है इन्वर्टेड एल शेप का। मतलब जो एल होता है उसको जस्ट इन्वर्स कर दो तो इन्वर्टेड एल टाइप का दिखेगा। लेकिन कब? जब हम 3D में देखें। आप इसके दोनों डायग्राम ध्यान रखेंगे, स्पेशली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2D। 3D बनाना समझाना मुश्किल होता है, तो हम इसके 2D डायग्राम पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ये आना होना चाहिए, 2D में किसके जैसा? क्लोवर लीफ, और 3D में इन्वर्टेड। ये अपनी एनसीईआरटी में सब लिखा है। तो ये डायग्राम मतलब ये 2D में कैसा है, 3D में कैसा है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं बच्चों आप लोगों को इनका 2D डायग्राम ही समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली ये 2D में कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब बच्चों हम इसका 2D डायग्राम बनाते हैं, इसका बच्चों आप डायग्राम देखोगे तो ये मैंने आपके सामने इसका 2D डायग्राम देखा। 2D में ये दिखाई देता है क्लोवर लिप जैसा। क्या आप लोगों ने कभी क्लोवर प्लांट की लिप को देखा है? ऐसे दिखाई देती है ना? मतलब जैसा ये टीआरएनए होता है ना, वैसे क्लोवर प्लांट की लिप होती है। हम उल्टा समझ सकते हैं कि हाँ, जैसा टीआरएनए वैसे ही हो सकता है क्लोवर प्लांट की लिप होती होगी। अच्छा,
हमने बच्चों इसका 2D डायग्राम बनाया। इस 2D, बीच में बोलो मत बेटे, 2D डायग्राम को जब आप देखोगे तो इसके डायग्राम को देख के मुझे बताइए, सिंगल स्टैंड या डबल, कैसा दिखाई देता है? सिंगल। एक मिनट एक मिनट, जब बच्चों मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैक्सिमम जगह आरएनए सिंगल, अपनी सेल में जो आरएनए मिलते हैं वो सिंगल ही मिलते हैं, क्या अपने अंदर टीआरएनए है? तो ये सिंगल स्टैंड ही होता है। अब इसको ऐसे समझो आप, ये एक स्टैंड थी, ऐसे फोल्ड हुई, ऐसे फोल्ड हुई, ऐसे फोल्ड हुई और इधर चली गई। अगर मैं इसके इस एंड को पकड़ू, इस एंड को पकड़ू और ऐसे ओपन करूं, कितनी स्टैंड? एक ही स्टैंड है, इट मींस ये सिंगल स्टैंड होता है। लगता डबल जैसा है, अपीयर डबल जैसा होता है, लेकिन इसमें स्टैंड की नंबर तो एक ही है, तो इसको आप सिंगल स्टैंड ही मानेंगे। अरे कुछ समझे ना? एग्जाम में जब आता ना टीआरएनए सिंगल डबल, बच्चों को क्या डायग्राम दिमाग में छपा रहता है, तो उन्हें लगता है कि सर ने हाथ दो जैसा कुछ बनाया था, डबल जैसा, लेकिन अच्छे समझो, एक ही स्टैंड है, इट मींस ये सिंगल स्टैंड होता है। और आप देख भी पा रहे हैं, इसमें एक ही 5 डैश है, एक ही 3 डैश है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सिंगल है। क्योंकि डबल होता तो 2 5 होते, 2 ही 3 होते, लेकिन इसमें एक 5 एक 3, इट मींस ये सिंगल ही होता है। अब बच्चों इसमें ये जो टीआरएनए की हम बात करें, ये टीआरएनए ऐसे बहुत सारे हैं, काफी सारे टीआरएनए होते। हमारी सेल में ऐसे अप्रोक्सीमेटली 61 टाइप के होते। अगर हम सेल में से ऐसे निकाले तो टीआरएनए कितने मिलते हैं? 61 टाइप के ऐसे टीआरएनए को ऑब्जर्व किया जाता है। अब बच्चों जितने भी टीआरएनए हैं, सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है। मतलब मैं सेल में से कोई भी टीआरएनए बाहर निकाल के देखूं, सब एक जैसे दिखाई देते, सबकी ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क सेम ही होता है। अच्छा, किसी भी टीआरएनए में आप देखोगे तो उनके 5 डैश एंड पर हमेशा ग्वानिन मिलेगा। मैं सेल में से कोई भी टीआरएनए निकालू, 5 डैश पर हमेशा ये बिल्कुल फिक्स होता है। अच्छा, 3 डैश एंड पर यहां जो सीक्वेंस होती है वो सी सी ए सीक्वेंस होती है, और ये भी सब में फिक्स है। किसी भी टीआरएनए को निकाल के चेक करो, आपको सीसीए ही मिलेगा। तो सब में 5 डैश पर ग्वानिन होता है, 3 डैश पर सीसीए होता है, बिल्कुल फिक्स है। अब बच्चों ये जो 3 डैश एंड है, इस 3 डैश एंड और 5 डैश एंड की पहचान मैं आपको बता चुका हूं। फॉस्फेट फ्री हो तो, ओएच फ्री तो, अगर मैं यहां 3 डैश लिख रहा हूं, इट मींस यहां पर ओएच फ्री होगा। ओएच फ्री है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 3 डैश एंड। आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर पहले सिखा भी रहा था, वो ध्यान सुना बेटे, टीआरएनए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आप लोग को समझाता कि टीआरएनए का बहुत अच्छा फंक्शन है अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। तो बताइए ये टीआरएनए है, तो क्या इसके साथ पहले कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड जुड़ेगा? बात आती है कहां जुड़ेगा। हाँ, तो जब भी अमाइनो एसिड इसमें जुड़ता है तो हमेशा बच्चों इसके 3 डैश एंड पे आके जुड़ता है। यहां आपको समझाने के लिए मैंने अमाइनो एसिड को बना दिया, जिसमें ये CHR NH2 और COOH, ये देखोगे तो अमाइनो ग्रुप है, और इधर वाला एसिडिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम बन गया अमाइनो एसिड। जब बच्चों में अमाइनो एसिड पहले बनाता था, एक दो बार मैंने पहले बनाए भी हैं, तो अमाइनो इधर बनाते थे, एसिडिक इधर बनाते थे। हाँ, लेकिन मैंने वही डायग्राम में थोड़ा उल्टा बना दिया। अच्छा, ये अमाइनो और एसिड है। अब यहां पर जब ये अमाइनो एसिड जुड़ता है तो इसके 3 डैश एंड पर, जरा सोचिएगा, यहां पर OH है, मतलब एल्कोहल है, और ये एसिड है। जब एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है, तो एल्कोहल एसिड रिएक्शन करते टाइम हमेशा एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। इट मींस यहां से बच्चों से OH H रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल माइनस होगा, और एक बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ, इस बॉन्ड का एग्जैक्ट नाम होता है एस्टर बॉन्ड। अच्छा, इस बार हमने फॉस्फोएस्टर क्यों नहीं कहा? फॉस्फेट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल एस्टर बॉन्ड कह देते हैं। एस्टर बॉन्ड यहां बनता है। अब ये 3 डैश एंड ने अमाइनो एसिड को यहां एक्सेप्ट किया है, इसीलिए बच्चों इस 3 डैश एंड को स्पेशली कहा भी जाता है कि ये एक तरह की एक्सेप्टर आर्म है। 3 डैश एंड को बच्चों एक्सेप्टर आर्म कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है। जब भी अमाइनो एसिड जुड़ेगा, सबको आना चाहिए कौन से एंड पे? 3 डैश पर अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम एक्सेप्टर आर्म। जब ये अमाइनो एसिड जुड़ा अमाइनो ग्रुप से या एसिडिक, तो ये एसिडिक ग्रुप से 3 डैश एंड के साथ जुड़ेगा, और इस तरह से यहां एस्टर बॉन्ड बन जाता है। कैसा ऐसे जुड़ा है, कुछ क्लियर हुआ सबको? टीआरएनए की स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि इसमें बच्चों ए है तो सामने यू होगा, और ये आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। जी है तो सामने सी होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो इसके अंदर ऐसे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते, इसके अंदर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते, और इन्हीं इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये डबल जैसा दिखता है। तो इसके डबल जैसे दिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल जैसा दिखता है।
अब बच्चों ये यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल दिख गया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और इन एरिया को स्पेशली नाम दिया जाता है लूप। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने ऐसे एरिया का नाम लूप। डायग्राम में देख के बताओ ऐसे कितने लूप है? तो वाकई में टीआरएनए के अंदर ऐसे 3 लूप होते हैं। अब बच्चों बात आती है लूप बन क्यों जाते हैं? लूप इसलिए बन जाते हैं कि इन लूप के अंदर कुछ एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। लूप बनने के पीछे रीजन है एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस का होना। एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस उसको कहा जाता है जो नॉर्मली डीएनए आरएनए में नहीं होते। मैं आप लोगों को अभी तक नॉर्मल नाइट्रोजन बेस 5 समझा चुका हूं, और मेरे ख्याल से सबको याद भी है वो तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ये पांचों क्या नॉर्मल है? इन 5 के अलावा अगर कोई दूसरा आ रहा है तो एब नॉर्मल ही है। डीएनए आरएनए में 5 ही होते, उसके अलावा कोई आ गया तो एब नॉर्मल। ये एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है इनोसिन। इसी तरह से यहां पर होता है स्यूडो यूरेसिल। इसी तरह से आता है डाइहाइड्रो यूरिडिन। ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं ये सारे एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है। ये एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस 3 नहीं, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन टीआरएनए के अंदर ऐसे 3 होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल? ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाते, प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। इनोसिन की खास बात ये होती है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई से लिख देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं एडेनिन को हम ए से लिखते हैं, ग्वानिन जी, साइटोसिन, इनोसिन आई, तो इसको आई से इंडिकेट किया जाता है। स्यूडोयूरेसिल को समझाने के लिए साई लिखा जाता है, और डाइहाइड्रोयूरिन के लिए हम डीएचयू या कई बार सिंपल डी लिख दिया जाता है। डी या डीएचयू से इसको इंडिकेट करते हैं। अब ये तीनों एब नॉर्मल है, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। इन लूप के अंदर इसी तरह के एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है। अगर बच्चों आप इस लूप को देखोगे तो इसके अंदर यहाँ टी मिलता है, फिर यहाँ साई मिलता है, फिर यहाँ सी मिलता है। अच्छा, टी है, साई है, सी है, तो इसीलिए बच्चों इस लूप का नाम बन गया टी साई सी लूप। अच्छा, ये साई स्यूडोयूरेसिल नॉर्मल एब नॉर्मल? एब नॉर्मल है तो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से लूप बन गए। लूप क्यों बने? क्योंकि इसमें एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस आ जाते, तो एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है इसलिए लूप बन जाते। अच्छा, यहां पर टी है, फिर साई है, फिर सी है, तो इसको टी साई सी कह देते। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपको यहां डीएनए समझा रहा हूं या आरएनए? आरएनए में यूरेसिल या थाइमिन? मैंने क्या लिखा? थाइमिन। अरे थाइमिन लिखा ना, टी। हाँ, तो वैसे इसके अंदर मैक्सिमम जगह से यू ही होगा, टीआरएनए में भी हर जगह यू ही होता है, बट एक्सेप्शनली इस लूप के अंदर यहां थाइमिन को ऑब्जर्व किया गया है, तो इसके अंदर थाइमिन को देखा गया है, इसीलिए इसको कहा भी गया टी साइज सी लूप, क्योंकि यहां थाइमिन प्रेजेंट होता है। जैसा एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है उसी तरह से लूप के नाम डिजाइन किए गए। अगर बच्चों यहां पर डीएचयू है, अगर यहां डीएचयू है तो जो लूप तैयार होगा इस लूप को स्पेशली कह दिया जाएगा डीएचयू लूप। अच्छा, साई था तो टी साई सी लूप, डीएचयू था तो इसी तरह से बच्चों में इन लूप के नाम कंसीडर करते हैं। अच्छा, इस लूप के अंदर यहां पर इस लूप के अंदर आई है, नाम बोलो, आइनोसिन लूप। इसे बच्चों कहना आइनोसिन लूप ही चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे आइनोसिन न कह के इसे रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है। इसे रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। अब क्यों कहते हैं समझेगा। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं टीआरएनए के अंदर क्या एंटी कोडोन होते हैं? कोडोन किसके पास? एंटी कोडोन। ये किसका डायग्राम है? तो क्या इसमें एंटी कोडोन तो होंगे। अब बात आती है किस जगह पे, तो जब इसमें बच्चों टीआरएनए को सर्च किया गया, यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, और जगह सर्च किया गया, तो साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि टीआरएनए यहां नीचे की तरफ बैठे होते हैं। मतलब यहां पर बैठा है, समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया यूएसी, और ये यूएसी यहां बन गया एंटीकोडोन। ये बच्चों एंटीकोडोन है। तो जब भी आपको एंटीकोडोन देखने को मिलेगा हमेशा इस रिकॉग्निशन लूप में मिलेगा, नीचे वाले लूप में। अच्छा, एंटीकोडोन का काम यह होता है कि जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर कोडोन्स होते हैं, उनको पहचानना। जैसे यहां पर कोडोन मैंने लिखा AUG, ये AUG बताइए क्या कोडोन है? ये कोडोन है, ये क्या है? तो ये टीआरएनए, ये टीआरएनए जब भी इसको पहचानेगा, बताओ यहां से ही क्यों पहचानेगा? अच्छा, यहां से क्यों नहीं पहचान रहा है? एंटीकोडोन नहीं है। एंटीकोडोन क्या एंटीकोडोन है? तो बताओ ये किसको पहचानता है? एमआरएनए के। तो क्या ये कोडोन को पहचानता है?
तो कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए लूप का नाम रिकॉग्निशन लूप। कुछ समझे कैसे का है? इस लूप को रिकॉग्निशन लूप इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें एंटी कोडोन है जो कि कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसलिए बच्चों इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। और आप जानते हैं यू किसको पहचानेगा? ए को। ए और सी और ये आपस में आके टीआरएनए यहां के जुड़ जाएगा, वही हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से यहां चिपक जाएगा। अच्छा, ये एंटी कोडोन क्या कोडोन के जस्ट नोडोक लिखा जाता है। मुझे बताओ इधर से पढ़ो क्या पढ़ने मारा? तो कोडोन का उल्टा तो नोडोक है ना, तो नोडोक कुछ नहीं, कोडोन का उल्टा था इसलिए इसको नोडोक नाम दे दिया गया। अच्छा, इस लूप का फंक्शन बोलो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ, ये कोडोन को ही पहचानेगा क्योंकि इसके अंदर एंटी कोडोन हो, तो इसके पास एंटी कोडोन होने की वजह से इसका मेन काम एक ही है, बस कोडोन को पहचानना। ये कोडोन को पहचानता है। अब बच्चों ये लूप क्यों बने, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा। बताओ लूप में क्या एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है? इसी वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए, प्रॉपर नहीं बन पाए, इसी वजह से ऐसे लूप का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, जैसा एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस वैसा लूप। साई है तो लूप का नाम टी साई सी लूप, डीएचयू तो, आई तो, इनोसिन नहीं कहते, क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन। ऐसा क्यों कहा? एंटी कोडोन है जो कोडोन को पहचान रहा है। जितना यहां अभी सिखाया क्लियर हुआ? टीआरएनए सिंगल डबल, एक ही 5 क्या एक ही 3 है? अमीनो एसिड कौन से एंड पे जुड़ा? 5 डेज 3 डेज, याद रखना है सब छोटी छोटी बातें। कौन से एंड पे जुड़ता है? 3 डेज। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। क्या इसमें इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बने? क्या इसमें लूप भी बने? क्यों बने? एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस। एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या बन जाते हैं? साई तो टी साई सिलो, डीएचयू तो, आई तो इनोसिन कहना चाहिए था लेकिन रिकॉग्निशन नाम दिया। अब ये लूप क्यों बनते वो तो सिखा दिया मैंने कि एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस है। अब इन लूप के फंक्शन क्या है वो मुझे सिखाना है कि ये लूप क्या काम करता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, बता दिया। ये क्या काम करता है और ये क्या काम करता है, इनके फंक्शन क्लियर करे कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया से, लूप में केवल एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या नॉर्मल भी होते हैं? जैसे ये लूप चल रहा है तो इसके अंदर ये नॉर्मल भी तो है, यहाँ भी देखो सी नॉर्मल है, और भी होंगे ऐसे, यहाँ 7 बेसिस होते हैं, यहाँ 7 बेसिस होते हैं, यहाँ 8 to 12 होते हैं, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करना। क्या लूप में नॉर्मल नाइट्रोजन बेस होते हैं? यस, एब नॉर्मल के साथ साथ नॉर्मल भी होते। टी साइज सी लूप के फंक्शन की बात कर रहा था मैं। इसका फंक्शन होता है अटैच या बाइंड, अटैच राइबोसोम, अटैच टीआरएनए टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये बच्चों राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से अटैच करने में हेल्प करता है। आपके सामने बच्चों मैंने राइबोसोम को बना रखा है, अच्छे से बताना। स्मॉलर लार्जर, ये एमआरएनए कहां? टीआरएनए। टीआरएनए मैक्सिमम लार्जर में बाइंड होता है। जब ये टीआरएनए इस लार्जर से बाइंड हुआ होगा, तो मैं अभी आपको समझा भी रहा था कि इसको बाइंड करने में आरएनए हेल्प करता है। कौन सा? आरआरएनए। क्या ये आरआरएनए के साथ जुड़ता है? जब ये आरआरएनए के साथ जुड़ा होगा तो इसको जुड़ते टाइम इस लूप ने मदद की, और ये लूप कोई और नहीं, टी साइसी। अरे थोड़ी देर पहले कह रहा था वही तो है। तो क्या टी साइसी लूप इस टीआरएनए को क्या लार्जर से जुड़वाता है, और लार्जर में भी किससे? आरआरएनए से जोड़ने में मदद करता है। अरे बात समझे ना? तो इसका काम तो बड़ा आसान है, टीआरएनए को लार्जर से जोड़ना, बस इतना सही है। तो टीआरएनए को ये लार्जर से बाइंड करने में मदद करता है। अगले नंबर पे लेते। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, ये टीआरएनए लार्जर से जुड़ा, लार्जर में जुड़ा किसकी मदद से? टी साइसी। जब ये टीआरएनए इस एमआरएनए के साथ जुड़ेगा, बताओ किसकी मदद से? हाँ आना चाहिए, किसकी मदद से? एंटीकोडोन। यहां पर जो एंटीकोडोन होते क्या उन्हीं से तो यहाँ कोडोन के साथ जुड़ेगा है, तो यहां पर ये किससे जुड़ा है? एंटीकोडोन। और यहां किससे जुड़ा है?
टी साइसी लूप से। अरे बात समझे ना बेटे? तो इस तरह से बाइंडिंग करता है, इधर तो एंटीकोडोन से, इधर यहाँ पर टी साइसी लूप से बाइंडिंग कर जाता है। अगले नंबर पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं रिकॉग्निशन लूप। नहीं वो डायग्राम नहीं, ये डायग्राम वो तो समझाने के लिए होते हैं, जरूर थोड़ी कि मैंने हर डायग्राम बनाना होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये तो क्या अपने मॉड्यूल में भी देखोगे उसमें सेम बना रखा है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैं अब आप लोगों को ये रिकॉग्निशन लूप समझाने जा रहा हूँ। रिकॉग्निशन लूप समझाना क्या बता ही चुका हूं इसे, बताओ इसका काम क्या है? किसको रिकॉग्नाइज करना? कोडॉन को। इसमें ऐसा क्या है जो कोडॉन पे चल? एंटी कोडॉन। मैं आपके सामने बच्चों कुछ यहां पर टीआरएनए बना रहा हूं। थोड़ी देर आप सभी ध्यान समझना। टीआरएनए के अंदर मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये टीआरएनए अपने सेल में से बहुत सारे होते। मैंने आपसे कहा था कैसे 61 टाइप के होते। जब ये टीआरएनए की हम बात करें तो सारे टीआरएनए सेम है। अच्छा ये इसका 5 डैश है तो ये इसका, ये इसका, ये इसका। अच्छा यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ सीसी है तो सीसी है। क्या सब में कॉमन ही होता है? सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी। ये लूप डीएचयू, डीएचयू, ये डीएचयू। अच्छा ये रिकॉग्निशन लूप, तो ये रिकॉग्निशन लूप, ये रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन, तो ये सारे रिकॉग्निशन लूप होते हैं। सबकी स्ट्रक्चर क्या एक जैसी लग रही है? बिल्कुल सारे आरएनए एक जैसे ही होते हैं। अब खास बात, इन टीआरएनए में खास बात ये देखी जाती है कि इस रिकॉग्निशन लूप के अंदर यहां पर ऐसे बच्चों एंटीकोडॉन होते हैं। ये समझाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया सी सी सी, यहां पर ले लिया मैंने, हाँ ए ले लेते हैं, ए, यहां ले लिया मैंने यूएसी, इस तरह से। अब एक बात आप नोटिस करो, इससे ऊपर का पार्ट क्या सब में सेम ही चल रहा था? लेकिन ध्यान से देखना सभी, इसके एंटीकोडॉन इसके एंटीकोडॉन अलग या सेम? क्या यहां डिफरेंस आ रहा है? मतलब इन्हीं एंटीकोडॉन की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर टीआरएनए एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसके पीछे रीजन एंटीकोडॉन। तो ये लूप क्या इन सब में मेनली वेरिएबल होता है? ये सबसे ज्यादा वेरी करता है, इसीलिए रिकॉग्निशन लूप को कहा भी जाता है टीआरएनए का हाईली स्पेसिफिक लूप। अगर टीआरएनए में सबसे स्पेसिफिक लूप है तो वो कौन सा है? रिकॉग्निशन लूप। अच्छा क्यों कहा मैंने इसको स्पेसिफिक? हाँ क्योंकि यही वो लूप है जो एग्जैक्टली एंटीकोडॉन रखता है, जो सबके अंदर वेरी करता रहता है। अच्छा इसके एंटीकोडॉन अलग या सेम? अलग है तो स्पेसिफिक है। तो कौन सा लूप सबसे स्पेसिफिक है? हाँ आप मुझे बताना क्यों स्पेसिफिक बोला? क्योंकि एंटीकोडॉन है वो सब में वेरी कर रहा है, तो ये हाईली स्पेसिफिक लूप होता है। अच्छा ये बता दिया, ये बता दिया। रिकॉग्निशन लूप में बस दो बातें याद रखनी है, क्या इसमें एंटीकोडॉन है कोडॉन को पहचानने का, और ये टीआरएनए का हाईली स्पेसिफिक लूप है। बस दो बातें काम की। अब बच्चों ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये बचा है कि डीएचयू लूप क्या करता है, इसके बारे में अब हम सीखते हैं। अगर बच्चों हम डीएचयू लूप की बात करें तो डीएचयू लूप का फंक्शन होता है रिकॉग्निशन ऑफ एन एंजाइम। ये बच्चों एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और ये जिस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है उस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो असाइल टीआरएनए। तो ये बच्चों एक एंजाइम को पहचानने का काम करता है, और जिस एंजाइम को ये पहचानने जा रहा है उसका नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये बच्चों से एंजाइम को पहचानता है। अब ये सब क्या है थोड़ी देर आप बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा। अगर बच्चों हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड हमारे अंदर आप सभी जानते हैं 20 टाइप के हैं। इन 20 टाइप में से कुछ नाम मैंने जैसे यहां लिख लिया समझाने के लिए। एक ले लिया ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, मिथियोनिन, ऐसे में चलता जाऊं, यहां पर ऐसे चलते गए यहां पर ऐसे सारे 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के टाइप की बात करें तो आप सभी बच्चे जानते हैं कितने टाइप? 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा ये जो अमाइनो एसिड है क्या इन टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं? अच्छे जवाब देना, 5 डैश या 3 डैश? जब भी अमाइनो एसिड जुड़ेगा हमेशा उसके
मतलब इसी 3' एंड पर आकर यहां आकर क्या अमीनो एसिड जुड़ने वाला है? इस पे कहां जुड़ेगा? सबके लिए कॉमन बात 3' पे आकर जुड़ता है। अब बच्चों खास बात, इस अमाइनो एसिड को कैसे पता चलता होगा कि मुझे कौन से वाले टीआरएनए, मैं बताऊंगा, एक मिनट आप मत बोलना। इस अमाइनो एसिड को कैसे पता चलता होगा कि मुझे किसके वाले 3' पर आकर जुड़ना है? इवन ये अमाइनो एसिड खुद पता कर ही नहीं सकता। आप कहोगे सर एंटीकोडोन से। मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पर कोडोन लिखा जी जी जी, किसको कोड करता है? बोलो बोलो बोलो। ग्लाइसिन। जी 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 ग्लाइसिन को कोड करता है। तो ये जो टीआरएनए है क्या यहां ग्लाइसिन लेके आएगा? बताओ एंटीकोडोन क्या है? जिसके पास सीसीसी एंटीकोडोन है, श्योर है उसके पास यहां पर क्या होगा? ग्लाइसिन। तो क्या सीसीसी से यहां ग्लाइसिन आएगा? लेकिन फिर भी इसको पता नहीं चलता, चाहे यहां एंटीकोडोन है, इस एंटीकोडोन से पता नहीं चलता कि इसे यहां पर आकर जुड़ना है। ये एंटीकोडोन तो इसको यहां बिठाने में मदद करता है, यहां इसको बाइंड करने में एंटीकोडोन का इतना रोल नहीं है। तो फिर बात आती है इस अमाइनो एसिड को यहां कैसे बिठाए? अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर 3' एंड पर बिठाने में एंजाइम मदद करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम स्पेसिफिक होने की वजह से एंजाइम ही डिसाइड करता है कि इसे कहां जाके बाइंड करना चाहिए। अब बच्चों इसमें अमाइनो एसिड को यहां बिठाते टाइम इसके साथ ऐसे एंजाइम को लगा दिया जाता है। जो एंजाइम यहां लगाया उसका नाम मैंने लिखा E1। अब बच्चों इस E1 का मैं पूरा नाम दूं तो E1 का पूरा नाम होता है ग्लाइसिन, फिर आगे यही आ जाएगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज। अच्छा अगला लेता हूं, एलेनिन, इसके एंजाइम का नाम मैंने लिखा E2। अब E2 का पूरा नाम आपको बोलना है, एलेनिन अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सेरिन के लिए मैंने कहा E3, सेरिन अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अच्छा इसके लिए E4, मिथियोनिन अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो एक बात आपने सीखी, क्या सारे, दोनों बाहर निकल जाओ क्लास से, हाँ दोनों। ग्लाइसिन के लिए कौन सा है बच्चों? E1, एलेनिन के लिए E2, सेरिन के लिए, मिथियोनिन के लिए, क्या हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक है? ऐसे बच्चों अगर मैं चलता जाऊं तो ऐसे अमाइनो एसिड 20 है तो एंजाइम भी 20 होंगे। अगर अमाइनो एसिड 20 है तो एंजाइम भी 20 होंगे, क्योंकि हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक एंजाइम सबके लिए स्पेसिफिक बना रखा है। अब खास बात, जब बच्चों ये ग्लाइसिन के साथ E1 लग गया तो यहां पर ये टीआरएनए, सिखाने के लिए मैं कह देता हूं, ये टीआरएनए ग्लाइसिन के लिए बना है, क्योंकि इस पे एंटीकोडोन किसका है? ग्लाइसिन का है। अगर ये बच्चों ग्लाइसिन के लिए बना है तो क्या यहां ग्लाइसिन को जोड़ना है? लेकिन यहां ग्लाइसिन को जोड़ने में मदद करता है ये डीएचयू लूप। अगर ये टीआरएनए ग्लाइसिन का है तो इसका डीएचयू लूप इन सारे 20 एंजाइम में से केवल E1 को पहचानेगा। अगर बच्चों यहां पर ग्लाइसिन आया, अगर यहां ग्लाइसिन आया तो ग्लाइसिन आया तो इसके साथ यहां पर लगा होता है E1। अच्छा जैसे ये E1 आया तो डीएचयू को ग्लाइसिन से मतलब नहीं है, डीएचयू को E1 से मतलब है। जैसे बच्चों इन दोनों की जान पहचान हुई, इनको लगा कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये अमाइनो एसिड जाके इसके 3' एंड पे जुड़ जाएगा। यानी अमाइनो एसिड को 3' एंड पे जोड़ने से पहले यहां पहचान कराई गई। बताओ पहचान नहीं करने वाला लूप। और डीएचयू लूप किसको पहचानता है? E1 मतलब एंजाइम को। उस एंजाइम का पूरा नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब सुनना, अगर यहां पर E1 आया तो ये पहचान हो जाएगी। अब सपोज करिए अगर गलती से यहां E2 आ गया, गलती से यहां E2 आ गया तो ये डीएचयू लूप इसको नहीं पहचानेगा, इसको चाटा मार के भगा दिया जाएगा कि अपनी पहचान नहीं हो सकती। अच्छा E3 आ गया तो चाटा, E4 आया तो ये बच्चों E2 E3 E4 सबको चाटा मारेगा, इन 19 को चाटा मारेगा एक को छोड़ के, क्योंकि ये उसी के लिए बना है। अरे बात समझे ना बेटे? तो ये बाकी सबको चाटा मारेगा केवल एक के लिए। अच्छा जैसे बच्चों मान लीजिए E1 आया तो क्या इनकी पहचान होगी? और पहचान हुई तभी यहां जुड़ेगा, मतलब इसको यहां बिठाने से पहले ये पहचान जरूरी है। जब ये पहचान होगी तभी यहां बैठ पाएगा। अगला एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला सिखाने के लिए लेता हूं कि इसके पास जो एंटीकोडोन है वो सिखाने के लिए मैंने ले लिया एलेनिन का है। इसके पास जो एंटीकोडोन है किसका है? तो क्या यहां एलेनिन जुड़ेगा? अच्छा यहां एलेनिन को जोड़ना है तो इसका डीएचयू लूप, इसका डीएचयू लूप E1 E2 E3 किसको पहचानेगा? हाँ, अगर बच्चों यहां पर गलती से E1 आ गया तो E3 E4 E2 नो चाटा। हाँ E2 आ गया तो नो चाटा। अब बच्चों E2 आया है तो क्या इनकी पहचान होगी?
तो जहां ये जो एलेनिन लगा है, क्या 3' पे जुड़ेगा? अमाइनो एसिड को यहां जोड़ने से पहले क्या कराई गई? पहचान। पहचान करने वाला लूप किसको पहचान रहा है? एंजाइम। नाम बोलो। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटिक। और बात समझे ना बेटे? क्योंकि अकेला अमीनो एसिड स्पेसिफिक नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे कहां जुड़ना है। उसकी मदद करने कौन आया? एंजाइम। और ये एंजाइम को पहचानने वाला लूप डीएचओ। अब बच्चों यहां पर देखा जाए, ये जितने भी लूप है मैंने सबके फंक्शन आपको बता दिए, और आप देखेंगे तो एक एक लाइन में ही है, समझने में टाइम लगा हमें। एक एक लाइन के फंक्शन है। इसका काम, हाँ, लार्जर सब यूनिट से जोड़ना। क्या ये राइबोसोम से जुड़ेगा? इसका काम कोडोन को रिकॉग्नाइज करना क्योंकि एंटीकोडोन है। इसका काम एंजाइम को पहचानना। एंजाइम का नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटिक। अरे कोई बड़ी बात नहीं, एक एक लाइन के फंक्शन है। बस ये राइबोसोम से जुड़ता है, कोडोन को पहचानता है, एंजाइम को पहचानता है, इतनी तो बातें हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या रिकॉग्निशन लूप स्पेसिफिक है? तो ये लूप भी स्पेसिफिक है, क्योंकि ये भी हर किसी को नहीं पहचानता, पर्टिकुलर एंजाइम को पहचानता है, मतलब ये भी स्पेसिफिसिटी शो करता है। हाँ मैं कहूंगा ज्यादा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होता है, लेकिन हाँ वो भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक लूप में कंसिडर किया गया है। जो बातें यहां सिखाई क्लियर हुई सबको अच्छे से? कभी कभी कुछ टीआरएनए में, सब में नहीं, कुछ टीआरएनए के अंदर यहां बच्चों एक एक्स्ट्रा आर्म होती है जो कि वेरिएबल नेचर की होती है। ये सब में भी नहीं होती, कुछ में से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्म होती है। इस वेरिएबल आर्म के क्या फीचर है, क्या फंक्शन है, हमें याद नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन अननोन ही है, पता ही नहीं अभी तक। तो वेरिएबल आर्म, इसका कोई फंक्शन पता नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप तो कह दो अननोन फंक्शन अभी इसके। जितना कुछ मैंने आपको टीआरएनए में पढ़ाया, समझ गए? अब मैं आपसे पूछूंगा, टीआरएनए सेल के टोटल आरएनए का 10 to 15% परसेंटेज। अच्छा, ये सबसे छोटा या बड़ा? क्या स्मॉलेस्ट है? इसकी यूनिट 4s है। क्या ये सोल्यूबल है? एडाप्टर है? कैरियर है? दो तरह की स्ट्रक्चर, 2D और 2D में क्लोवर लीफ, 3D में इन्वर्टेड एल। अच्छा ये डायग्राम कौन सा है? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ में जब हमने देखा, क्या ये क्लोवर लीफ में देखा सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड? क्या एक ही स्टैंड है? अमाइनो एसिड कौन से एंड पे जुड़ा? 3' पे जोड़ते टाइम कौन सा बॉन्ड? स्टर बॉन्ड। क्या इसके अंदर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड है? फिर लूप क्यों बन गए? एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस है। साई तो लूप का नाम टीसाइसी। डीएचयू तो कहना इनोसिन चाहिए था लेकिन रिकॉग्निशन कहा गया। इसका काम बोलो, राइबोसोम से अटैच करना, कोडोन को पहचानना। कोडोन को पहचाना क्यों? एंटीकोडोन है। इसका काम एंजाइम को पहचाना। इतना सा तो है, मतलब वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2 मिनट में सारा रिवाइज हो जाता है ना, इतनी सी बात है इसमें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, टीआर वाक्य में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओवरऑल सब आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। डीएचयू लूप के ये वाला रिकॉग्निशन ऑफ एन एंजाइम। नहीं, ये जो कोडोन होते हैं ना, ये बस यहाँ पहचाने का काम करते हैं। हाँ नहीं, इनका भी इनडायरेक्ट रोल तो होता है, ऐसी बात नहीं है, जैसा ये होगा उसी तरह का अमीनो एसिड आएगा, हर कोई नहीं आ सकता। हाँ वो तो बिल्कुल होता है, इनडायरेक्ट तरीके से रहता है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रोल रहता है। हाँ फिक्स है, फिक्स है। अगला हम सीखने जा रहे हैं स्पेशल एक छोटा सा आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए है इंपॉर्टेंट,
सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए एमआरएनए ही होता है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन बनते हैं सारा मैसेज एमआरएनए के पास यही है। लेकिन बच्चों इसकी स्ट्रक्चर वगैरह तो बहुत आसान है, इसमें मतलब स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना बहुत सिंपल है। एमआरएनए टोटल आरएनए का ओनली 1 to 5%। अगर बच्चों ये केवल 1 to 5% है तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी परसेंटेज सबसे, तो सेल में सबसे कम क्वांटिटी में यस एमआरएनए होता है। एमआरएनए का अगर मैं या तीनों आरएनए का परसेंटेज ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा, उसके बाद तो ये परसेंटेज ऑर्डर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा वाकई में आरआरएनए ही मिलता है, और इस पे तो क्वेश्चन बना भी था, मोस्ट एबंडेंट आरएनए आरआरएनए, लेकिन सबसे कम पूछते तो एमआरएनए। एमआरएनए बच्चों जैसे ही बनता है बहुत जल्दी सेल में टूट भी जाता है, यानी मैं ये भी कह सकता हूं हाईली अनस्टेबल। तीनों आरएनए में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसी के ही होती है। एमआरएनए बनता है 2 मिनट 3 मिनट में तो टूट ही जाता है, मतलब ये ज्यादा टाइम तक रहता नहीं, मतलब बना और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे खत्म हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल होता है। अच्छा, ये बच्चों अनस्टेबल होता है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं सबसे ज्यादा आरआरएनए, उसके बाद सबसे कम, तो जो परसेंटेज ऑर्डर है वही इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। तो तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम है जो इनके परसेंटेज ऑर्डर में मैंने आपको बताया। अच्छा, इन तीनों में से अब मुझे बताइएगा सबसे कम वेट किसका? हाँ, टीआरएनए। क्या सबसे छोटा होता है? तो ये जो टीआरएनए से जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि टीआरएनए का क्वेश्चन आता है तो बड़ा सा डायग्राम दिमाग में आता है, तो सर ने तो बड़ा डायग्राम बनाया था, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेट होता होगा। याद रखना ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा आरएनए। अच्छा एक बात और बताओ, डीएनए बड़ा होता होगा या आरएनए? डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। हाँ, डीएनए बहुत बड़ा होता है, उतना बड़ा आरएनए नहीं होते। तो अगर मैं वेट की बात करूं तो मैक्सिमम वेट डीएनए का और मिनिमम टीआरएनए का, ये दो की बातें तो फिक्स है। सबसे ज्यादा डीएनए का है, सबसे कम टीआरएनए का है। अब बच्चों यहां पर हमारे पास दो और बचे, आर और एम। आर आरएनए एम आरएनए अब कहां बिठाए, तो ये वेरी कर सकता है। कभी आर आरएनए भी ज्यादा हो सकता है, कभी एम आरएनए भी ज्यादा हो सकता है। ये जीन टू जीन, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करता है, क्योंकि आर आरएनए भी अलग अलग साइज के हैं भाई, 5S भी है, 23 भी है। तो एम आरएनए की साइज भी जीन टू जीन अलग अलग होती है। तो इसलिए आर आरएनए एम आरएनए का एग्जैक्ट ऑर्डर बताना मुश्किल होता है। ये जीन टू जीन अलग अलग आर आरएनए में अलग अलग हो जाता है। हाँ, लेकिन ये तो श्योर है सबसे ज्यादा, सबसे कम, हाँ इनका तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जीन के ऊपर। एम आरएनए को हम बच्चों मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी समझ चुके होंगे, इस पर बच्चों प्रोटीन बनाने का मैसेज है। और इसके पास जो मैसेज है वो मैंने आपको कई बार बोल दिया है, कोड लैंग्वेज में है जिसका नाम कोडॉन होता है। ये आपको सिखाने के लिए मैंने एम आरएनए बनाया। इस एम आरएनए पर यहां पर मैंने ये 3 नाइट्रोजन बेस बताए, और इन्हीं को मिला के आप जानते हो कोडॉन कहते हैं। अच्छा, एयूजी है, कोडॉन है, किसको कोड करेगा? मिथियोनिन। यहां पर बच्चों क्या और भी अमाइनो एसिड आएंगे? ये कौन से अमाइनो एसिड आएंगे, डिसीजन कहां से, यहां पर देख के हम बताएंगे। अभी आपको कुछ नहीं पता कि दूसरा कौन सा आने वाला है, अब शायद बोल दो ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, फिर बच्चों मैंने एयूजी लिख दिया, क्या फिर से मिथ्योनिन आ सकता है? तो ऐसे बच्चों यहां अमाइनो एसिड आते जाएंगे, इन अमाइनो एसिड को फाइनली ऐसे चिपकाते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, क्या प्रोटीन बनता रहेगा। तो ये जो प्रोटीन बन रहे किसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो जैसा एमआरएनए होगा उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाता है। तो क्या ये एमआरएनए एक ओल्ड स्टैंड है, कुछ बना रही है, ओल्ड स्टैंड कुछ बनाती है, यस टेम्पलेट। तो एमआरएनए को हम कहते हैं टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब भी बच्चों टेम्पलेट आरएनए की बात की जाए तो हमेशा और हमेशा एमआरएनए होगा, क्योंकि इसी को ही टेम्पलेट बना के प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, इसी की इंफॉर्मेशन से हम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसको टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। अच्छा, एयूजी क्या मिथियोनिन को कोड करता है? तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एयूजी के पास मिथियोनिन का सेंस है। बताओ एयूजी के पास किसका सेंस है? इसके पास ग्लाइसिन का सेंस है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन है, सेंस मतलब उसकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके पास फिनाइलेनिन की इंफॉर्मेशन है। तो हम आरएनए को कोडिंग नेचर का भी कह सकते हैं, और आरएनए को हम सेंस नेचर का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास अमाइनो एसिड कौन सा आने वाला है उसके सारे सेंस है, उसकी सारी कोडिंग है।
तो आरएनए का नेचर कोडिंग भी होता है, साथ ही साथ आरएनए का नेचर सेंस भी होता है। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने अभी तक आरएनए में आपको समझाई है, एमआरएनए में ज्यादा कुछ होता नहीं है। एमआरएनए बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होता है, इसके पास कोडॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। तीनों आरएनए बच्चों मैंने आपको समझा दिए। अब इनसे मैं घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बता दोगे? तीनों आरएनए में हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल, परसेंटेज मिनिमम, मैक्सिमम, सबसे छोटा आरएनए, एडाप्टर, कैरियर, सोल्यूबल, कोडॉन किसके पास, एंटीकोडॉन, स्ट्रक्चरल आरएनए, कैटालाइटिक आरएनए, किसके पास एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस, डीएचयू लूप, टेम्पलेट आरएनए, हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल, कौन सेल के अंदर एडाप्टर का काम करेगा, हाईली अनस्टेबल एमआरएनए, परसेंटेज मिनिमम, परसेंटेज मैक्सिमम, किसके पास डीएचयू लूप, एंटीकोडॉन है, कौन अमीनो एसिड को बाइंड करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो कोई भी आरएनए घुमा फिरा के पूछा जाए हम सब बता सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, टीआरएनए के साथ ही आएगा वो। अमीनो एसिड जब आएगा ना, अकेला नहीं आएगा। टीआरएनए जब आएगा तो अमीनो एसिड भी अपने आप आ जाएगा, उसके साथ ही आ जाएगा। सेल के अंदर एक बात तो समझिएगा, कंसेप्ट समझाते हैं। अगर आरएनए सिंगल स्टैंड है तो वो प्रोटीन बना लेता है। मैंने आपसे कहा भी है कि मैक्सिमम जगह आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। उसको सिंगल स्टैंड रखने का एक रीजन है। रीजन ये होता है कि सिंगल स्टैंड रखने से वो प्रोटीन अच्छे से बना पाते। जैसे समझो, ये आरएनए एमआरएनए समझाने के लिए मैंने वही सिंगल स्टैंड ही लिया। अब जब यहां पर अमाइनो एसिड मिथ्योनिन आएगा, तो इस मिथ्योनिन को लाने के लिए यहां हमें टीआरएनए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिथ्योनिन अपने आप नहीं आता। इस मिथ्योनिन को लाने के लिए बच्चों, ये यहां पर मिथ्योनिन को लाने के लिए टीआरएनए चाहिए। जब टीआरएनए यहां आएगा और इसके साथ यहां जुड़ेगा, तो यहां पर ये यूएससी होगा, एंटीकोडॉन होगा। क्या ये इससे बाइंड अप हो जाएगा और अमाइनो एसिड आएगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, अमाइनो एसिड आएगा। तो टीआरएनए के जुड़ने के लिए इसका सिंगल स्टैंड होना बहुत जरूरी है, और सिंगल स्टैंड है तो प्रोटीन बन भी रहा है। अब बच्चों, आपको सिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो आरएनए था एमआरएनए, इसको मैंने डबल स्टैंड बना दिया। एमआरएनए को मैंने डबल कर दिया। अब मैंने यहां पर फिर से वही टीआरएनए लिया। अब जरा बताइएगा, ये मिथ्योनिन वाला है, ये यहां कहां जुड़ेगा? कहीं नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अरे इसके तो आपस में पेयरिंग पहले ही हो चुकी है, और जब ये पहले से जुड़ा हुआ है तो एम टीआरएनए को बैठने की जगह, और जब टीआरएनए नहीं बैठ पाया तो अमाइनो एसिड, तो जब अमाइनो एसिड यहां नहीं आ पाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो डबल स्टैंड आरएनए बन जाए तो कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। तो मुझे बताओ, क्या आरएनए को सिंगल स्टैंड रखना जरूरी है? क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि टीआरएनए अच्छे से बाइंड हो। तो मैक्सिमम जगह आप देखोगे वाकई में टीआरएनए, वाकई में आरएनए को सिंगल स्टैंड ही रखा गया। अब मैक्सिमम जगह किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखिए आप, सब जगह आपको आरएनए सिंगल स्टैंड मिलेगा। डबल स्टैंड तो मैंने बस एक एग्जांपल बताया है, रियो वायरस। रियो वायरस बताया। इवन रियो वायरस भी जब आरएनए से प्रोटीन बनाता है ना, तो भी पहले सिंगल में चेंज होता है, तब जाके वो प्रोटीन बनाएगा। डायरेक्ट तो भी नहीं बना सकता। तो सिंगल स्टैंड होना तो बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपसे फिर पूछूंगा, आरएनए का नेचर सेंस होता है क्या, कोडिंग नेचर के होते हैं? सेल में एमआरएनए बनता है, थोड़े टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेल चाहेगी एमआरएनए फिर से बनाए, तो सेल में बार बार एमआरएनए बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बनता है, टूटता है, तो फिर बनाओ, तो उसे बार बार बनाना पड़ता है। और उसी को बनाने के लिए अब हमें एक स्पेशल प्रोसेस पढ़नी समझनी पड़ेगी, और वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगली जो प्रोसेस अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। अगर बच्चों डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब बात यह आती है कि जब यहां हम आरएनए बनाएंगे तो कौन सा वाला, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कौन सा बनाएंगे? यस, डीएनए से एमआरएनए का बनना, बताओ क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। डीएनए से क्या आरआरएनए बन सकता है?
यस, आरआरएनए भी किससे बनता है? डीएनए से। प्रोसेस का नाम? तब भी ट्रांसक्रिप्शन ही बोला जाएगा। अच्छा, टीआरएनए क्या डीएनए से बनता है? बिल्कुल, टीआरएनए भी डीएनए से बनता है। प्रोसेस का नाम? तो ये अच्छे सुन लेना आप, ट्रांसक्रिप्शन का ये मतलब नहीं कि केवल एमआरएनए बना है, किसी भी आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। आरआरएनए बनाओ, चाहे एमआरएनए बनाओ, चाहे टीआरएनए बनाओ, किसी का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, ये जरूर लिखा जाता है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना बेटे, सेल में मोस्ट ऑफ टाइम एमआरएनए ही बनाना पड़ता है। आरआरएनए एक बार बन गया लंबे टाइम तक रहता है, टीआरएनए एक बार बन गया लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि वो दोनों स्टेबल है। ये एमआरएनए जल्दी टूटता है, इसीलिए बच्चों बार बार सेल चाहती है कि एमआरएनए को ही बनाया जाए। क्लियर? और एमआरएनए का बनना चाहे किसी का भी बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहां बच्चों आपको ट्रांसक्रिप्शन समझाने के लिए मैंने सबसे पहले ये जो डीएनए की दोनों स्टैंड है, इन दोनों स्टैंड को यहां पर ऐसे सेपरेट कर दिया। जब बच्चों दोनों स्टैंड को आपस में तोड़ा गया होगा, कौन से बॉन्ड तोड़े? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां पर ये डीएनए की स्टैंड ध्यान रखना। अच्छा, ये किसकी है? अभी हमने आरएनए नहीं बनाया, अभी तो हमने सिंपल डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। मान लीजिए डीएनए की इस स्टैंड के अंदर यहां ग्वानिन है, तो यहां साइटोसिन, तो एडेनिन, तो थाइमिन, तो ग्वानिन, तो ग्वानिन, तो एडेनिन, तो यही होगा, है ना? इस तरह से यहां पर प्रेजेंट होता होगा। चलिए, अच्छा यहां पर अगर थाइमिन होता तो क्या एडेनिन हो जाता, है ना? इसी तरह का यहां पर कुछ रहता। ये बच्चों और भी होंगे, सिखाने के लिए छोटा सा लिया। अब डीएनए की दो स्टैंड है, लेकिन जब आरएनए बनता है तो डीएनए की दोनों स्टैंड में से केवल एक स्टैंड आरएनए बनाती है। बहुत अच्छे सुना, आज डीएनए के दो स्टैंड में से केवल एक आरएनए बनाती है। समझाने के लिए मान लीजिए इसने आरएनए बनाना शुरू कर दिया। बताओ, जी है तो सामने सी तो ए तो यू है ना, अब यू आएगा। टी तो ए, अरे हर जगह यू नहीं, ए के सामने यू आएगा और टी के सामने ए आएगा। अच्छा, जी है तो सी, जी तो टी तो ए, अरे टी तो ए के साथ जुड़ेगा ना बेटे। हाँ, टी है तो क्या आएगा? ए। अब यहां पर इनको भी वही जोड़ते जाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और इनको चिपकाएंगे तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा आरएनए। डीएनए से बताओ क्या बन रहा है? प्रोसेस का नाम यही ट्रांसक्रिप्शन है कि डीएनए से हमें आरएनए तैयार करना है। अब सबसे खास बात, जब बच्चों हमने आरएनए बनाया तो इस स्टैंड से तो बना लिया, लेकिन इससे नहीं बनाते। डीएनए की दो स्टैंड में से कितनी स्टैंड आरएनए बनाती है? एक। अब समझिए, यहां साइटोसिन है, बताओ यहां क्या है? यहां ग्वानिन, यहां यूरेसिल, तो यहां एक डिफरेंस आया। अरे ये डिफरेंस आया ना बेटे, यू की जगह टी आ गया। अच्छा, ए तो सी तो सी तो ए तो सब कुछ सेम है, इसमें और इसमें सब सेम है, केवल यू के प्लेस पर टी है। अरे यही तो है, बाकी क्या ये दोनों सब कुछ सेम है? जवाब अच्छे से आना चाहिए। यहां सी, यहां सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, पहले क्लास दूसरी क्लास में समझाया होगा मैंने। अगर यहां भी सी यहां भी सी तो सिमिलर। अच्छा, सी के सामने जी तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे बताओ, ये आरएनए और ये स्टैंड क्या सिमिलर ही होती है? दोनों ही सिमिलर है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये भी बार बार बोल रहा था, आरएनए का नेचर क्या सेंस होता है? आरएनए का नेचर, क्योंकि इस आरएनए पर कोडॉन्स होते हैं, सेंस नेचर के होते हैं। आरएनए का नेचर सेंस। अच्छा, ये कौन सा है? आरएनए सेंस, या क्या ये सेंस है? क्या ये आरएनए के सिमिलर है? जब ये आरएनए के सिमिलर ही आप बोल रहे हो, तो इस स्ट्रैंड को मैंने नाम दे दिया सेंस स्ट्रैंड। अच्छा, ये आरएनए के सिमिलर है, क्या नाम दे दिया? सेंस। अच्छा, ये सेंस हो गई, तो बताओ इसका नाम? नॉन सेंस नहीं बोलते, एंटी सेंस। तो इसे बच्चों एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रैंड यहां पर सेंस है, तो इसको क्या कहेंगे? एंटी सेंस। अब क्वेश्चन ढंग से सुनिए, जो आरएनए बनाती वो एंटी सेंस, जो आरएनए नहीं बनाती वो, यहां मीनिंग थोड़े उल्टे है। जो आरएनए नहीं, जो एक मिनट सब उल्टा सीधा कर दिया है ना। जो आरएनए बनाता है वो, जो नहीं बनाता हो। ये आरएनए नहीं बनाता, फिर भी सेंस क्यों? फिर भी सेंस क्यों? सिमिलर टू आरएनए है। अरे बात समझे ना बेटे? हाँ, तो इसीलिए उसको सेंस लिखा गया, क्योंकि आरएनए के सिमिलर था, इसलिए उसको सेंस कहा जाता है।
अच्छा, आरएनए पर क्या कोडोन्स होते हैं? तो आरएनए का नेचर कोडिंग है, आरएनए का, तो इसीलिए इसको मैंने कहा कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, इसको कोडिंग कहेंगे तो इसको एंटी कोडिंग नहीं बोलते, नॉन कोडिंग बोलते हैं। हाँ, तो इसे बच्चों नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इवन आज के टाइम पे तो नॉन कोडिंग बोलना भी बंद कर दिया, कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो पहले तो इसको कोडिंग, इसको नॉन कोडिंग बोल देते थे, तो आज भी इसको कोडिंग तो बोला जाता है, लेकिन नॉन कोडिंग वर्ड आजकल लिखना बंद कर दिया है। हाँ, लेकिन कभी नॉन कोडिंग बोल भी दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, एंटी सेंस के लिए बोला गया है। अच्छा, सेंस और एंटी सेंस में से अब दिमाग लगा कि आप मुझे बताना, टेम्पलेट कौन? हाँ, टेम्पलेट हमेशा उसको कहते हैं ओल्ड स्टैंड, जो कुछ, क्या ये कुछ बना रही है? यहां तो बन ही नहीं रहा है, तो यहां पे कुछ बन रहा है, इसका मतलब यही बना टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे बच्चों हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो आप एंटी सेंस बोलो, नॉन कोडिंग बोलो, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलो, एक ही बात है। और अगर आप सेंस बोलो या कोडिंग बोलो, एक बात है। ये सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अरे कुछ समझ में आते ना? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड आरएनए बनाती है, और जो आरएनए बनाती है उसे हम एंटी सेंस, टेम्पलेट या नॉन कोडिंग कह देते हैं। अच्छा, एक मिनट, जब बच्चों यहां पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास से बड़ा अच्छी एक बात सिखाई थी, जब भी कोई भी नया बनता है उसकी डायरेक्शन, तो यहां 5 डैश है तो बोलो यहां, क्या ये 5 to 3 में आरएनए बनेगा? नया हमेशा 5 to 3। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन बोलो, तो इसका मतलब जो 3 to 5 होता है वो एंटी सेंस होता है, 3 to 5 वाला एंटी सेंस। तो बताओ सेंस वाला, तो 5 to 3 वाला सेंस होगा। अगली क्लास में मैं इसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मैं वहां पे ऐसे डायरेक्शन दूंगा 5 to 3, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 to 3 दिया मतलब सेंस, उससे आरएनए नहीं बनाना है। अरे बात समझे ना बेटे, बच्चे उससे भी बना के आ जाते हैं, है ना? तो थोड़ा तरीके से मैं उसको सोल्व करना, अगली क्लास में दूंगा ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा, 5 to 3 दिया है तो आरएनए नहीं बनेगा। अच्छा, 3 to 5 दिया तो, क्योंकि जो 3 to 5 है वही एग्जैक्टली एंटी सेंस से, वही एग्जैक्टली टेम्पलेट होता है। अरे कुछ समझे? अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में से एक स्टैंड ने आरएनए बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, इस स्टैंड ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि ये आरएनए नहीं बना रही है? चलिए डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन को सोल्व करने के लिए मैं कुछ तरीके आपको बताता हूं। यहां पर 3 डैश है तो इधर 5 डैश ले लो, और यहां से आरएनए ऐसे बना लो। हाँ, बन जाएगा, बनेगा तो सही, लेगिंग बनेगा तो बनेगा तो सही। हाँ, एक मिनट इसका कंसेप्ट सुन लेना। अगर बच्चों हम इससे आरएनए बनाते, मान लीजिए सिखाने के लिए बना भी देता हूं, ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री, यू, टी नहीं बोलेंगे, यू, सी तो ए तो, टी तो, जी तो, सी तो। अच्छा, ये आरएनए बन गया, और मान लो यहां पर ये ले लेता हूं मैं, इधर 5 डैश, इधर 3 डैश। अच्छा, ये आरएनए बना लिया। इस आरएनए को सिखाने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं आरएनए नंबर 2, और इसको मैं नाम देता हूं आरएनए नंबर 1। एक बात अच्छे सुनना बेटे, ये नहीं बनता है, मैं बस समझाने के लिए आपको कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज करिए सेल ने इसको बना दिया, तो सेल एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर सी है, यहां, बोलो बोलो बोलो, ये दोनों सिमिलर कॉम्प्लीमेंट, तो ये इससे जुड़ेगा। अच्छा, जी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा, यू तो, अरे यहां तो यू ऐसे जुड़ेगा ना। अच्छा, ए यू, सी सी ए, तो ये दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनते। और जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते तो यहां पर ये आरएनए आता, हाँ, और ये आरएनए आता, दोनों आरएनए ही आपस में जुड़ जाते, और आरएनए आपस में जुड़ जाते तो क्या डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता? अब बताओ क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, सेल में प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे। अरे कुछ सीखे, क्या सीखा है? अगर बच्चों दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता, तो क्या दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों जुड़ जाते, और दोनों जुड़ जाते तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता ही नहीं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती, प्रोटीन बनते ही नहीं, प्रोटीन ही नहीं बनते। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहां पर ये वाली स्टैंड गई, और इसने मान लीजिए, समझा लीजिए अलग अलग टाइम पर बने, ऐसा होता नहीं, सब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा पॉसिबल होता। तो मान लीजिए ये गया और इसने चाहा मैं प्रोटीन बनाऊं। अच्छा, इसने प्रोटीन 1 बनाया,
ये भी गया, जुड़ा नहीं, अलग टाइम पे बना और इसने भी प्रोटीन बनाया, इसको मैं प्रोटीन 2 कह देता हूं। अच्छा, इस पे कोडोन बोलो, क्या लिखा है? CGU। इस पे बोलो सेम या अलग? कोडोन अलग अलग है तो प्रोटीन भी। वाकई में दोनों प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट बनते, अलग अलग प्रोटीन बनते। अब आपने क्या देखा, ये डीएनए का एक ही पार्ट क्या यहां पे दो अलग अलग प्रोटीन बना रहा है? जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली होता ये कि डीएनए का एक पार्ट एक ही प्रोटीन बनाता है, लेकिन यहां डीएनए का एक पार्ट दो दो प्रोटीन बना रहा है। जब बच्चों डीएनए का एक ही पार्ट दो दो प्रोटीन बनाने लग जाए तो ऐसा साइंटिस्ट लोगों की सोच है, ऐसा होता नहीं हो तो सोच रहे हैं साइंटिस्ट लोगों की सोच है कि कभी कभी ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेंगे। मतलब ये प्रोटीन जाएगा और प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा, तो ये वाला आके उसको वापस छोटा करके आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक काम कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा बनता तो है नहीं, हो तो सोच रहे साइंटिस्ट लोग कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक साइंटिस्ट लोग ये भी सोचते हैं, साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि जनरली एक जीन के पास, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोग को, इससे बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो, एक जीन के पास एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। मतलब डीएनए के इस दोनों स्टैंड है, लेकिन प्रोटीन कितना बनाती है? एक। एक जीन के पास कितनी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है? एक। लेकिन यहां पर इस एक ही जीन के पास दो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हो गई, यानी जीन की जितने भी जेनेटिक सिस्टम मशीनरी है सब खराब हो जाती है। जीन की डेफिनेशन ही खराब हो जाती है। जीन की डेफिनेशन कहती है एक जीन के पास एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन यहां तो दो दो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि गलत हो जाता है। मैंने आपको 3 रीजन बताया, एक बार फिर बताता हूं। अगर दोनों से आरएनए बनता, डबल स्टैंड आरएनए बनता, प्रोटीन, ये सबसे मेजर रीजन है। पहला सबसे बड़ा रीजन, प्रोटीन बनता ही नहीं। मान लो बन जाते तो एंटागोनिस्टिक काम कर जाते, और साथ ही साथ जीन की सारी डेफिनेशन बेकार हो जाती, खराब हो जाती। तो कुछ प्रॉब्लम से सेल को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इससे आरएनए नहीं बनाए, यानी उन्होंने इससे आरएनए बनाना पसंद ही नहीं किया। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से कितने ने आरएनए बनाया? एक नहीं बनाया। अच्छा, दोनों बनाते तो कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं, तो सेल ने यहां पर केवल एक से आरएनए बनाना पसंद किया, और जिससे आरएनए बनाया उसका नाम एंटीसेंस, और जिससे नहीं बना उसका नाम, ये उल्टा नाम क्यों है? ये सिमिलर टू आरएनए है। समझ गए ना बेटे अच्छे से? इसको कहीं पे आप बना के जरूर रखना बेटा, ये वाला डायग्राम। वो स्टैंड में बनाना, वो तो समझाने के लिए थी, आप तो एक ही बना के रखो। अभी बच्चों आज एनसीईआरटी में ये नहीं पढ़ना है ना, एनसीईआरटी में अभी ये मत पढ़ना, एनसीईआरटी में अगली क्लास में दूंगा आप लोग को। ओके बच्चों, थैंक यू। अच्छा, टेस्ट में क्या आएगा? तो टेस्ट में अभी जो हम टॉपिक पढ़ रही है, जहां तक आएगा मैं बता दूंगा आप लोग को। मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन सिंथेसिस या ओपेरॉन कांसेप्ट तक आएगा, और एक और कौन सा टॉपिक आ रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बस ये 2 टॉपिक आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अभी आप लोग के जो डाउट है अगले ब्रेक में पूछना मुझसे ना, अगले ब्रेक में।